तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड दिस साइड सचिन। एंड आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो क्लास 9 सोशल साइंस से हमारा चैप्टर 3 है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, इसकी मोस्ट इजी समरी। एंड आप ऐसी समरी पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं ढूंढ पाओगे भाई, इतना आसान, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करवाने वाला हूं। और अगर कोई क्वेरी है तो एकलव्य स्टडी पॉइंट जो इंस्टाग्राम है वहां पे आप मैसेज करके अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर। सो द एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ एयर, ठीक है, लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। हमारा अर्थ है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो एक पूरी लेयर है एयर की, उसी को ही एटमॉस्फेयर कहा गया है। यू कैन से इट्स काइंड ऑफ एन इनविजिबल ब्लैंकेट। ओके, सो इनविजिबल ब्लैंकेट की तरह ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर रहता है। सो देर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज ट्रोपोस्फेयर, द लेयर वी लिव इन, जहां पे हम रहते हैं, ठीक है, वेदर की जितनी भी कंडीशंस है वो यहीं ऑकर होती। देन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या है, यहाँ पे अपनी ओजोन लेयर भी होती है, ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। एंड देन मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर क्या होता है, यहाँ मीटियर्स आते हैं, ठीक है, जो मीटियर्स होते हैं वो यहीं पे बर्न अप होते हैं। देन थर्मोस्फेयर, दिस इज वेरी थिन एयर कंटेन्स द अरोरा, यू कैन से द नदर्न लाइट्स, जो थोड़ा बहुत एस्थेटिक सा लगता है वो यहाँ पे होता है। एंड देन द एक्सोस्फेयर, द आउटर मोस्ट लेयर एंड ट्रांजिशन टू स्पेस, आफ्टर दिस लेयर यू गोना रीच द स्पेस। So the atmosphere is very important for us because it gives us oxygen to breathe. एयर की लेयर है, तो भाई सिंपल सी बात है, एयर में अपना ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। सो द एयर वी ब्रीथ, स्पेशली ऑक्सीजन, इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन। देन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सो द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जितनी भी हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उसको ये ब्लॉक करता है। देन इट कीप्स द अर्थ वार्म एंड suitable for life. So greenhouse gases in the atmosphere, जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं वहां पर, एंड एक अच्छा टेम्परेचर बना रहता है इसकी वजह से, ताकि ज्यादा सर्दी ना हो और ह्यूमन एग्जिस्ट कर पाए। फोर्थ, इट हेल्प इन फॉर्मिंग वेदर एंड क्लाइमेट। सो चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर cause different type of weather and long term climate patterns। तो जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसी का सीधा असर आपके वेदर क्लाइमेट कंडीशंस पे पड़ता है। इट सपोर्ट्स रेन, विंड, क्लाउड्स एंड सीजन्स। सो वाटर साइकिल्स, विंड्स, क्लाउड्स एंड सीजनल चेंजेस ऑल हैपन इन द एटमॉस्फेयर। जितनी भी वाटर साइकिल से रिलेटेड चीजें हैं, जो अपनी विंड्स हैं, जितने भी वेदर्स हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी एटमॉस्फेयर में ही होती हैं। So without the atmosphere, life on earth would not be possible। ये पॉसिबल ही नहीं होगा, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये लाइफ हमारी बहुत टफ हो जानी है। So it is the thin blanket of air that protects and supports every form of life। यही वो थिन लेयर ऑफ ब्लैंकेट है जो अपने को प्रोटेक्ट करके रखता है। वेदर वर्सेस क्लाइमेट, so let's understand। You must also be confused between these two terms sometimes, ki what is weather and what is climate। So let me make you understand। So weather means the condition of air at a particular place for a shorter time period। You can say 6-7 घंटे, 15 घंटे, 5 घंटे के लिए जो कंडीशन रहने वाली है, ठीक है, जो कंडीशन रहने वाली है किसी पर्टिकुलर प्लेस की। फॉर एग्जाम्पल, आज का डे हॉट था, रेनी था या क्लाउडी था, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, ये सब वेदर कंडीशंस हैं जो कि टेम्परेरीली होती हैं एंड चेंजेस इसमें आते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट मींस द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, की उसी जगह। फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करो, आज हॉट डे रहा, कल भी हॉट रहा, परसों भी हॉट रहा, तो एवरेज अगर हॉट ही रहना है डे लंबे टर्म तक तो उसको आप क्लाइमेट कहोगे, वो फिर उस एरिया का। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। I will make you understand what is monsoon and all। So there is very simple difference। Weather is short term condition and climate is long term condition of a particular place or region। Weather changes daily, सुबह धूप हो सकती है, दोपहर बारिश हो सकती है, but climate changes slowly।
एग्जाम्पल टुडे इज रेनी, वी कैन से कि आज का दिन बहुत रेनी है. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट के बारे में तो इंडिया हैज मॉनसून क्लाइमेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द एटमोस्फेयर अवर प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ एयर. सो सिंपल डेफिनेशन, एटमोस्फेयर क्या है? इज द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. सिंपल डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, अ लेयर ऑफ एयर, थिन लेयर, ओके, एंड विच सपोर्ट्स लाइफ because oxygen is in the atmosphere. Okay, so there are multiple layers of the atmosphere. First of all there is a troposphere. ठीक है, उसके बाद there is stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So there are multiple gases present in the atmosphere: nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and some other gases like water vapor, methane, etc. So there are multiple gases which are present in our atmosphere. So what the atmosphere does for us? क्या करता है एटमोस्फेयर हमारे लिए? वेदर और क्लाइमेट जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सब एटमोस्फेयर में ही होती हैं. सो क्लाइमेट मींस एक लंबे टर्म तक एक एवरेज वेदर जो रहा होगा किसी एरिया का. सीजन्स क्या होते हैं? देखो, सीजन्स आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स मूवमेंट अराउंड द सन. जब धीरे धीरे हमारा अर्थ टिल्ट करता है तो अलग अलग सीजन्स आते हैं. मॉनसून एक सीजनल विंड होती है जिससे बारिश आती है. ये जब हवाएं चलती हैं तो इसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है. ये बहुत जरूरी है हमारे फार्मिंग के लिए, हमारी वाटर सप्लाई के लिए. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर फ्लड्स की बात करें, सो फ्लड्स हैपन व्हेन देयर इज हैवी रेन. अगर ज्यादा बारिश होता है तो भाई बाढ़ आ जाएगी एंड रिवर ओवरफ्लो करने लगेंगे और जितना भी लैंड है वो सबमर्ज्ड हो जाएगा, यानी डूब जाएगा. क्लाइमेट चेंज, देखो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं. ये ऐसी गैसेस होती हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होंगी तो इसकी वजह से बहुत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी आने वाले टाइम पे. सो द एटमॉस्फेयर इज अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वी कैन से. So let's discuss the structure of the atmosphere in detail. So the atmosphere is divided into 5 layers, guys. There are 5 layers of our atmosphere. First of all, you should remember the meaning, the definition. See, the atmosphere is the layer, it's the layer around the earth. Okay, it's very simple. And then we have divided it into 5 parts. Okay, 5 layers. The first most layer is troposphere. Its height is 0 to 12 kilometer and it contains about 75% of air. Most weather conditions happen here in the troposphere. Then clouds, rain, wind, fog, storms, everything happens here only. So temperature decreases with height. If you go above in the troposphere, the temperature will go down. Okay, so upper boundary is called tropopause. The uppermost boundary of the troposphere is called tropopause. So troposphere is the weather layer. We can say mostly weather conditions are happening inside the troposphere. Then we have the second layer, which is stratosphere. So its height is 12 to 50 kilometers and it contains the ozone layer. So guys, ozone layer is really important and really crucial for us because the ozone layer protects us from the harmful UV rays which can be life threatening for all the humans in the globe. Okay, so ozone layer protect us from harmful UV rays as I discussed. So temperature increases with height. Okay, so when we go into the stratosphere, so temperature will increase with the height. So jet planes often fly here because it is stable. So in the stratosphere there are very less weather conditions, or you can say मतलब बिल्कुल है ही नहीं इसमें ज्यादा कुछ, स्टेबल रहती है. थर्ड इज मेसोस्फेयर. इफ आई टॉक अबाउट मेसोस्फेयर, सो इट्स हाइट इज 50 to 80 किलोमीटर. ठीक है, सो इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर. वी कैन से बहुत ठंडी लेयर जो है वो हमारी मेसोस्फेयर है. सो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट. ओके, व्हेन यू विल गो अप द टेम्परेचर विल गो डाउन. सो मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप हियर. जितने मीटियोर्स होते हैं गरम गरम जो आते हैं वो यहाँ पर ठंडे हो जाते हैं. अपर बाउंड्री इज कॉल्ड मेसोपाउस. If you go above the mesosphere, the uppermost boundary is called mesopause. So mesosphere is the meteor burning layer. Then here we go towards the thermosphere. So its height is 80 to 700 kilometer and temperature increases very fast here in the thermosphere. That's why you can
infer from the term thermosphere only. Okay, so the temperature will increase very fast and it contains charged particles called ions. So some particles are present here and those particles are known as ions, also called the ionosphere. Okay, there is a second term, and or you must say you can say the second word for the thermosphere, that is ionosphere. So it helps in radio communication and aurora lights occur here. You must have heard about the aurora lights, so they are here only. So uh, thermosphere is the radio and aurora layer. Then we have the exosphere. Its height is 700 km and above, and air is extremely thin air. Particles can escape into the space. After this layer, you gonna enter the space. So it slowly merges with outer space. Okay, and satellites orbit here. So if you go above, you're gonna reach the space, my dear. Okay, so exosphere is the space layer. Now we will discuss the composition of the atmosphere. Okay, so atmosphere, the composition means how atmosphere is made up of. So the atmosphere is made up of mixture of gases, water vapor and dust particles. So the mixture is very important for life on earth. Okay, we are going to discuss all the elements what is in the atmosphere. First of all, there are gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argons, others. Then the water vapor and dust particles. Dust particles are tiny solid particles. Okay, particles of dust like soil, pollen, smoke, sea salt, etc. So what is in the atmosphere we have done. Then the atmosphere, which is the blanket of air that surrounds the earth, there are some gases, there are water vapor and some dust particles, and after consisting them we form a atmosphere, sorry, an atmosphere. So main uses: supports the life, so provides the essential elements and conditions needed for all living things to survive. अगर एटमॉस्फेयर में हो ये जो गैसेस हैं, इन्हीं से आप जिंदा हो, ऑक्सीजन आपको मिलती है ह्यूमंस को, एनिमल्स को, एंड इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर, रेगुलेट्स द अर्थ्स टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग द हीट एंड कीपिंग द क्लाइमेट suitable, and protects earth from harmful rays, as I've already discussed. Okay, the ozone layer which present in our atmosphere, which is protecting us. Let's discuss some major gases of the atmosphere, students. The first gas is nitrogen. So let's discuss about this gas. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. About 78% of the atmosphere is covered with nitrogen. It is an inert gas, okay, and it does not react easily. इसका जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो है. एंड नाइट्रोजन साइकिल जो हमारा चलता है, ठीक है, पूरे अर्थ पर, उसमें नाइट्रोजन गैस का होना बहुत जरूरी है. Second most abundant gas in atmosphere is the oxygen. About 21% of the atmosphere is oxygen, and oxygen is really important for breathing. Okay, without oxygen we can't live. So it is used by humans, animals and most living organisms. So it also supports burning or combustion. बचपन में कभी देखा है, एक मोमबत्ती लो, जलाओ, ग्लास रख दो उसके ऊपर, वो बुझ जाएगी, वो नहीं जल पाएगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आप बर्निंग नहीं कर सकते. So it is really important for energy and industries. Okay, so oxygen is the life supporting gas, guys. Then we have argon. So argon is found in very small amount in the atmosphere, about 0.93% only. So it is an inert gas and doesn't take part in life process. इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. ये इलेक्ट्रिक बल्ब में ये गैस यूज होती है और वेल्डिंग में यूज होती है. सो आर्गन इज इंडस्ट्रियल यूज गैस, यू कैन रिमेम्बर. देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है. CO2 भी इसको कहते हैं, 0.04% है ये प्लांट्स को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं इसी से बनाते हैं. और ग्रीन हाउस गैस है ये, एक तरीके से हमारा अर्थ जो है वो वार्म रहता है. अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी होगी. सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्लांट फूड है, एक वार्मिंग गैस है, वी कैन से, ठीक है, वार्मिंग गैस है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है. देन वी हैव सम अदर गैसेस. अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट. नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन. सो देर आर मल्टीपल other gases also. So ozone protect us from harmful UV rays.
ozone is found mainly in the stratosphere, okay, where there is a ozone layer. So other gases are mostly inert, so they do not play a major role in life process. So ozone is the UV protection gas. In other gases section you should only remember the name ozone, okay, because this is the only important term you should remember. Then let's discuss the components of the atmosphere. Two important natural components that shape our weather and environment. First one is water vapor. Okay, ये क्या है? भाप है. ये क्या है? Its amount changes from place to place and season to season. अगर ज्यादा गर्मी होगी तो वाटर वेपरिंग ज्यादा होगी कोस्टल एरियाज में, एंड सर्दी होगी, ड्राई एरियाज होंगे, डेजर्ट्स हैं, पोलर एरियाज है, तो वहां पर जो वाटर जो वेपर है बहुत कम होगा. इससे होता क्या है? ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बादल बनाने में, बारिश में, फॉग में, ह्यूमिडिटी में, इसी का रोल सबसे ज्यादा होता है. देन ये बहुत जरूरी होता है बारिश के लिए और स्नो के लिए, और जो फॉग होता है हमारा और जो ह्यूमिडिटी होती है वो इसी की वजह से ही होती है. एंड अपना टेम्परेचर रेगुलेट भी इसी से रहता है, क्योंकि ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इससे क्या होगा? ना तो ज्यादा कोल्ड होगा ना ज्यादा हीट होगा. So water vapor is greenhouse gas that naturally keeps earth warm and supports life. Then let's discuss dust particles. Smoke हो गया, pollen हो गया, salt particles हो गए, है ना, tiny soil particles हो गए, ash है ना, और ये सारी dust particles इसमें होते हैं एटमॉस्फेयर में. So ये क्या करते हैं? बादल बनवाने में मदद करते हैं. इससे एक सरफेस मिलता है जिस पर वाटर वेपर जो है, जो अपना होता है वाटर वेपर, वो कंडेंस हो पाता है. डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होता है, ये मिलकर एक बादल बनाते हैं. सो दे कॉज ब्यूटीफुल फिनोमिना लाइक सनराइज, सनसेट. ये मिलकर जब सारी चीजें, तभी ये सुंदर सुंदर चीजें हमें दिखती हैं. सो ब्लू लाइट स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, आपने कभी देखा होगा. रेड एंड ऑरेंज लाइट रीच अवर आईज, ये आपने देखा होगा ना, सूरज की जो किरणें निकलती हैं. सो डस्ट पार्टिकल्स मे बी टाइनी, बट बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारे आसमान को सुंदर दिखाने में, इन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है. एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. सो देखो भाई, वेदर और क्लाइमेट कंट्रोल होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की वजह से. चाहे कोई प्लेस हॉट होगा, कोल्ड होगा, रेनी होगा, ड्राई होगा, ये सब डिपेंड करता है. सो मेन एलिमेंट्स हैं, एक तो हमारा टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, परसिपिटेशन हो गया. ठीक है, परसिपिटेशन हो गया कि कितना बारिश वहां पे हो रही है. तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपका टेम्परेचर होता है, कि कितना एरिया वो हॉट है या कोल्ड है, वो टेम्परेचर वहां का बताता है. सो टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और अ कोल्ड इज अ प्लेस. ठीक है, तो टेम्परेचर से क्या होता है आपका? अगर बारिश की बात करूं, वार्म एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर एंड हेल्प्स इन रेनफॉल. ज्यादा गर्मी में भी अगर आप रहोगे तो वहां बारिश होगी. ह्यूमिडिटी, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इससे क्या होगा? वाटर वेपर ज्यादा आएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी. विंड. सो डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो इससे क्या होगा? एयर प्रेशर बदलेगा और हवा चलेगी. डेली वेदर. सो टेम्परेचर बदलता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट आवर एवरीडे वेदर कंडीशंस. जब डेली टेम्परेचर बदलेगा तो हमारा एवरीडे का जो वेदर है वो भी बदलेगा. सो कह सकते हो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, कि कोई जगह कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, इसी से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है. उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर. सो टेम्परेचर को क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं? सबसे पहले आता है आपका लैटिट्यूड. ठीक है, जो जितने भी एरिया हैं इक्वेटर के पास, ठीक है, ये वाले एरियाज आपके, ये आपके ठंडे नहीं होते, ये बिल्कुल गर्म होते हैं. और जो पोल्स के आसपास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां के एरियाज ठंडे होते हैं. इक्वेटर वाले गर्म होते हैं, साउथ पोल वाले भी ठंडे होते हैं. सो इक्वेटर हॉट है और जो पोल्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं. देन लेट्स टॉक अबाउट अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड मींस सी लेवल से आप कितना ऊपर जा रहे हो. सो जब आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर गिरेगा. इसी वजह से प्लेन्स जो एरियाज होते हैं वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, पहाड़ों पर ठंड होती है. तो शिमला इज कूलर देन दिल्ली इज एग्जाम्पल. ओके, सो मोर हाइट लेस टेम्परेचर. देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सो कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट. अगर आप कोस्टल एरियाज में चले जाओगे समुद्र किनारे, तो वहां का टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है. इनलैंड एरियाज में गर्मी ज्यादा पड़ती है. सो मुंबई मॉडरेट रहता है, दिल्ली में एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है. इफ यू आर लिविंग नियर द सी द क्लाइमेट वुड बी मॉडरेट. इफ यू आर फार फ्रॉम द सी द क्लाइमेट विल बी एक्सट्रीम. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है, सो ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है इसको मेजर किया जाता है बैरोमीटर से.
और जो उसकी यूनिट्स होती है ना वो हेक्टोपेसल या मिलीबार में उसको देखा जाता है, उसको काउंट किया जाता है। सो कूल एयर जो ठंडी हवा है वो हैवी होती है, सो उसका प्रेशर ज्यादा रहता है। अगर हवा ठंडी है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर हवा गर्म है तो उसका प्रेशर कम होगा। सो प्रेशर डिफरेंस कॉजेज विंड, प्रेशर की वजह से ही सारी चीजें हवाएं वगैरह चलती हैं। तो द फोर्स ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर हाई प्रेशर रहेगा, अगर वो हवा ठंडी है, आपकी प्रेशर हाई होगा तो हवा वो नीचे रहेगी। सो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। एंड अगर हवा गर्म है तो वो प्रेशर हवा का लो रहेगा। सो इसको बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। इस तरीके का एक ये डिवाइस होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल के आसपास वो लगभग 1013 एचपीए माना जाता है, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हवा का वेट होता है कि हवा कितनी भारी है। अगर वो ठंडी होगी तो भारी होगी, हवा गर्म है तो उसका प्रेशर, उसका वेट कम होगा, ठीक है। थर्ड इज विंड। विंड क्या है, चलती हुई हवा। तो विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ चलती है और इट इज कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। जब हीटिंग होती है अर्थ की तभी वो हवाएं चलती हैं। मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम ओशियंस ब्रिंग रेनफॉल। जो ओशियंस में से हवा चलती है जिसमें मॉइस्चर होता है उसी की वजह से आपकी जो है बारिश होती है। अगर हवा ड्राई होती है, डेजर्ट से आ रही है, तो उसकी वजह से जो वेदर है वो ड्राई हो जाता है। देन लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर कितना है हवा में। सो ज्यादा वाटर वेपर होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो आपको चिपचिपापन लगेगा, गर्मी ज्यादा लगेगी। अगर लेस वाटर वेपर होगा सो ह्यूमिडिटी कम होगी। सो लो ह्यूमिडिटी से क्या होगा, जब उसमें मॉइस्चर कम होगा तो एयर सिंपल सी बात है ड्राई हो जानी है। तो हाई ह्यूमिडिटी से क्या होगा भाई, ऐसी हवा जिसमें वाटर वेपर ज्यादा है। लो ह्यूमिडिटी जैसे डेजर्ट वगैरह में जो हवाएं चलती हैं उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती। सो ह्यूमिडिटी हमें बताती है कि मॉइस्चर कितना है एयर के अंदर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी, कमेंट बॉक्स है ना उसमें जाके ये बता दो कि वीडियो कैसी लग रही है। फीडबैक दे देना, बता देना कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलो भाई आगे बढ़ते। लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, जो बादलों से पानी गिरता है जिसको हम बारिश कहते हैं, ठीक है, वो है प्रेसिपिटेशन। तो अब अलग अलग तरीके से होता है। एक तो लिक्विड निकलेगा तो रेन कहलाएगा, जमा हुआ पानी आ रहा है तो स्नो कहलाएगा। स्लीट भी होता है, जो रेन है वो फ्रीज हो जाती है आइस पैलेट्स पर, ठीक है, पहले ही गिरने से पहले। फिर हेल होता है जिसको कहते हैं ना वो ओले पड़ना। तो अब मेन पॉइंट्स क्या है, देखो, इट हैपेंस व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस। जब वाटर वेपर जो होता है हमारा हाफ ठंडी हो जाती है, कंडेंस होती है, तब ये प्रेसिपिटेशन होता है। सो ये डिसाइड करेगा कि भाई वेदर अ प्लेस इज वेट और ड्राई। अगर वहां पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन है तो वो वेट होगा। सो ये बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। नदियां, लेक्स, प्लांट्स, इसकी बहुत मदद होती है प्रेसिपिटेशन से। ज्यादा रेनफॉल होगी तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो जंगल होते हैं वहां ज्यादा रेनफॉल होती है, जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पर लेस रेनफॉल होती है। सो प्रेसिपिटेशन एक नेचर का तरीका होता है कि भाई आसमान से पानी धरती पर आ रहा है। अब होगा क्या, देखो जो सन है ना वो पानी को गर्म करेगा। ओशियन का पानी है, लेक्स का पानी है, रिवर्स का पानी है, ये गर्म होगा। अब जो वाटर है ना वो भाप बनेगा और उसके बाद वो एयर में जाएगा। अब जो ये वेपर है, ये जो भाप बना है, ये ठंडा होगा और कंडेंस होगा, इकट्ठा होगा, और टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे 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 क्रिस्टल्स या फिर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। और जब ये ज्यादा हैवी हो जाएंगे ड्रॉपलेट्स तो वो अर्थ पर गिरेंगे, तो इसी को प्रेसिपिटेशन कहा जाएगा, इसी को बारिश कहा जाएगा। कर दो कमेंट, समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा यार। सो ज्यादा जंगल ज्यादा बारिश, डेजर्ट सूखा एरिया कम बारिश। सीजन्स ऑफ इंडिया। देखो सीजन का मतलब होता है इज अ पार्ट ऑफ द ईयर दैट हैज सिमिलर वेदर कंडीशंस। 2-4 महीने के लिए एक सिमिलर वेदर कंडीशंस रही हो, चाहे बारिश हो चाहे ह्यूमिडिटी हो। सो सीजन एक पीरियड होता है जहां वेदर कंडीशंस सिमिलर रहती हैं कुछ टाइम के लिए। सो अब इंडिया में अलग अलग सीजन्स होते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से, एयर प्रेशर के हिसाब से, हवाओं के हिसाब से और बारिश के हिसाब से। तो सबसे पहले तो समर का सीजन है, मार्च से जून तक चलता है भाई, इसमें गरम गरम दिन रहते हैं। फिर मॉनसून आता है आपका जून से सितंबर, बारिश होती है दबा के। फिर पोस्ट मॉनसून का टाइम होता है जहां पर कंडीशन बहुत अच्छी होती है। फिर विंटर आता है दिसंबर से फरवरी के बीच में, बहुत ठंड रहती है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, और इसके अलावा एयर प्रेशर की वजह से, रेनफॉल की वजह से और विंड की वजह से।
मेन सीजन्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया में समर का सीजन है, बहुत गर्म रहता है, रेनी सीजन है, फिर रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन है जो ट्रांजिशन होता है, सर्दियों की तरफ हम जाते हैं, फिर विंटर आपका आ जाता है। तो सबसे पहले समर की बात करें तो मार्च से मई आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग होती है इसकी। सो ये बहुत हॉट सीजन है ईयर का, टेम्परेचर बढ़ता है पूरे इंडिया में, और जो लैंड है बहुत जल्दी से हीट हो जाता है, एयर प्रेशर कम रहता है, और इससे जब प्रेशर कम होगा तो हैवी हवाएं जल्दी वहां पहुंचेंगी, तो मॉनसून की विंड्स जो है वो इंडिया में आती। अब यहाँ पर एक चीज है, लू यानी कि गर्म हवा, हॉट, ड्राई और स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू चलती है, ठीक है, मई जून में ज्यादा चलती है। इससे हीट स्ट्रोक हो सकता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं जब गरम गरम हवाएं चलती हैं, जिसको लू कहा जाता है। प्री मॉनसून फिनोमिना ऑफ इंडिया। अब मॉनसून से पहले क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं मई के महीने में, और डस्ट बहुत सारी आती है, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, और हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है हीट से, ठीक है। ये क्या है, थोड़े समय के लिए समर को शांत कर देते हैं। फिर काल बैसाखी आती है, इसमें लोकल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वेस्ट बंगाल में और आसपास के एरियाज में, हैवी बारिश होती है, हैवी हवाएं चलती हैं, और इसमें हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। सो काल बैसाखी क्या होता है, वायलेंट समर स्टॉर्म होता है बंगाल में। फिर मैंगो शॉवर्स, ये प्री मॉनसून रेनफॉल है केरला कर्नाटका में। इसमें क्या होता है, आपका मैंगो जल्दी से पकने लगता है, ठीक है। सो मैंगो शॉवर यानी कि जिससे मैंगो हमारे जल्दी से ग्रो होने लगते हैं। फिर विंटर का सीजन आता है, मिड नवंबर से फरवरी तक चलता है, और विंटर सीजन बहुत ठंडा और ड्राई होता है, तो टेम्परेचर इसमें लो रहता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस करता है बहुत सारा ठंड वाला वेदर, और इसमें जो आपके प्लांट्स होते हैं उस पर बर्फ जमने लगती है, स्नोफॉल होने लगती है हिमालयन एरियाज में, और कूल एंड ड्राई विंड्स रहती हैं अपने इंडिया में इस टाइम पे, और वेदर जनरली बहुत प्लेजेंट रहता है घूमने फिरने के लिए, ठंड बहुत अच्छी होती है। तो आपको अगर घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप कर सकते हो। फिर है महावात, ये क्या है, विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया। तो रेनफॉल इस स्मॉल होती है अमाउंट में, तो छोटी मोटी रेनफॉल रहती है, और ये रबी की जो हमारी क्रॉप होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इससे हमारा जो गेहूं है, सरसों है, बारले है, इसको उगने में मदद मिलती है, और सॉइल का मॉइस्चर रहता है इससे। ये जो बारिश आती है तो ये सॉइल में मॉइस्चर लाती है। ये विंटर रेन है जो बहुत यूजफुल है रबी की क्रॉप्स के लिए। फिर पेनिनसुलर इंडिया इन विंटर, अगर हम देखें पेनिनसुलर इंडिया जो हमारा ये इंडिया है, ये क्या होता है, साउथ इंडिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंटर का सीजन नहीं रहता, ज्यादा ठंड नहीं रहती, टेम्परेचर ज्यादा गिरता नहीं है, नॉर्मल ही रहता है। एंड सी जो है वो क्या करता है, क्लाइमेट को मॉडरेट रखता है। जो समुद्र किनारे एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज प्लेजेंट रहते हैं, कॉम्फी रहते हैं, ठीक है। सो ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस तो यहाँ पर देखने को मिलते नहीं। रेनी सीजन है अगर हम देखें तो ये जून से सितंबर तक आपका रेनी सीजन रहता है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है। देखो रेन हमारे लिए हमारा बैकबोन है एग्रीकल्चर का। सो रेन होती है साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड्स आती हैं उसकी वजह से, और विंड्स कहाँ से आती हैं, इंडियन ओशियन से आपकी आती हैं, और ये विंड्स में मॉइस्चर होता है और इसी से बारिश होती है। सो मॉनसून यानी रेनी सीजन जो मॉइस्चर वाली विंड्स की वजह से होता है। देखो ये इंडियन ओशियन है, यहां से आपकी मॉनसून विंड्स आती हैं और बहुत हैवी होती हैं, तो ये बारिश करवाती हुई आती है। सो मॉनसून की मदद बहुत ज्यादा है भाई हमारे लिए एग्रीकल्चर में। पीने का पानी है, या अपने रिवर्स एंड लेक्स को भी भाई पानी मिलता है, जो रिजर्वर्स हैं वो भरे रहते हैं, है ना। वेजिटेशन वगैरह की ग्रोथ होती है, ह्यूमंस और एनिमल्स की लाइफ अच्छी रहती है। सो मॉनसून एक लाइफलाइन है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का, आप कह सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेन देखो पूरे इंडिया में बराबर बारिश तो नहीं होती हर जगह। वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा हैवी बारिश देखने को मिलती है, यहाँ पर मॉनसून विंड्स जो है बहुत तकड़ी बारिश करवाती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा बारिश आपकी देखने को मिलती है। देखो एक तो ये एरिया हो गया, और आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, बहुत बारिश होती है भाई यहाँ पे, ठीक है। और जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, इधर ज्यादा बारिश नहीं होती है, जो सबसे ज्यादा इस साइड है, और आप थोड़ा इस साइड भी देख सकते हो, यहाँ पर रहती है बारिश, ठीक है। इसके अलावा लो रेनफॉल कहाँ होती है, राजस्थान में कम बारिश होती है, बहुत ही कम बारिश रहती है, और जो रेगिस्तानी एरियाज होते हैं, थार डेजर्ट वगैरह, बहुत कम बारिश रहती है। तो कुछ प्लेसेस में रेन बहुत हैवी है, कुछ प्लेसेस में रेन बहुत ही कम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या है, देखो लो प्रेशर शिफ्ट टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। सो जो लो प्रेशर है जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगा
तो ऐसे में क्या होगा, साइक्लोनिक डिप्रेशन फॉर्म ओवर द अंडमान सी। तो अंडमान सी के आसपास ये साइक्लोन जैसी कंडीशन होने लगती है और साइक्लोन मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। फिर ये धीरे धीरे ईस्टर्न एरियाज में जाता है, हैवी बारिश होती है और इन साइक्लोन्स की वजह से डैमेज बहुत ज्यादा होता है, चक्रवात जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, जो लो प्रेशर है ना, शिफ्ट टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, ये शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, ठीक है, और धीरे धीरे बारिश बहुत तकड़ी होती है। सो इसमें तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, ओडिशा का एरिया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश का एरिया ये अफेक्ट होता है। सो पोस्ट मॉनसून सीजन जो होता है ना, उसमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं ईस्टर्न कोस्ट के आसपास, ज्यादातर वही एरियाज अफेक्टेड होते हैं। कोरोमंडल कोस्ट रेनफॉल, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। लाइफ गिविंग रेन फॉर तमिलनाडु। सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोरोमंडल कोस्ट है, तमिलनाडु कोस्ट भी इसको हम कहते हैं। तो द रिट्रीटिंग मॉनसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो वापस आता हुआ मॉनसून है, ये तमिलनाडु के लिए एक होप है, वहां के लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। तो देखो ज्यादातर जो बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट में ना, वो अक्टूबर नवंबर के बीच में होती है और साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से ही ये बारिश होती है यहाँ पे। एंड ये रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ के रिजर्वर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, वो इसी बारिश से होता है। सो आप कह सकते हो तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से ही मोस्टली होती है। इंडियन मॉनसून, तो मॉनसून वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो विंड की डायरेक्शन में सीजनल चेंज है और जो मॉइस्चर वाली विंड आती है साउथ वेस्ट से, ठीक है। सो इजी लाइन क्या है, ये सीजनल विंड्स होती हैं जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है और ये बारिश करवाती हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून का टाइम होता है आपका जून से सितंबर, क्योंकि यहां से ये हवाएं आती हैं और लो प्रेशर डेवलप होता है। देखो जब यहाँ गर्मी होगी तो गर्म एरिया में लो प्रेशर होगा, तो विंड्स जो होंगी वो इंडियन ओशियन से वहां चली जाएंगी और इनमें मॉइस्चर होगा। जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स एंटर करेंगी तो वो बारिश करवाती भी जाएंगी, केरला से एंट्री होगी इसकी। तो साउथ वेस्ट मॉनसून क्या करता है, बारिश करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल, तो ये मैंने आपको बता दिया है। हर जगह पर तो बराबर की बारिश नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत हैवी बारिश है, वेस्टर्न घाट में या मेघालय की बात करें, यहाँ का मौसिन राम सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे रिसीव करता है। सो रेनफॉल डिक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द गंगा वैली। आप जाओगे बांग्लादेश साइड बारिश मिलेगी, असम साइड बारिश मिलेगी, बिहार साइड बारिश मिलेगी, यूपी में वेस्ट साइड में कम हो जाएगी, थोड़ा और जाओगे तो और कम हो जाएगी। सो ये कम होती रहती है। सो राजस्थान में, गुजरात के कुछ पार्ट्स में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ही कम बारिश होती है, जो मैंने आपको एरियाज बताए हैं। अब देखो इंडियन मॉनसून के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने बताया ये बैकबोन है, एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलता है, फूड प्रोडक्शन, अच्छी बारिश होगी तो क्रॉप्स अच्छी उगेंगी, है ना, पीने का पानी आपको मिलेगा और रिवर्स और लेक्स हमारी फिल हो जाएंगी, रिचार्ज हो जाएंगे और ग्राउंड वाटर अच्छे से रिचार्ज रहेगा, लेवल बढ़ेगा। रिजर्वर्स जो हमारे होते हैं, डैम रिजर्वर्स, वो पानी आ जाएगा उनमें, इंडस्ट्रीज को पानी मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी ही पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि मॉनसून पर डिपेंड है। तो मॉनसून इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, यू कैन से। तो ये मैंने आपको बता दिया है, कहीं पर बारिश ज्यादा है, कहीं पर बारिश कम है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कुछ एरिया रेन शेडो एरियाज होते हैं। ये क्या है, सम एरियाज गेट लो रेनफॉल बिकॉज माउंटेन्स ब्लॉक द रेन बियरिंग विंड्स। अब मान लो ये माउंटेन है, ये बारिश यहाँ पर इस तक नहीं पहुंच पाएगी इस एरिया तक, बट यहाँ पहुंच रही है, यहाँ बारिश हो रही है। सो इंटीरियर जो डेक्कन प्लेट्यू है या ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर बारिश एक साइड पर ही आकर रुक जाती है। सो रेन शेडो एरियाज क्या है, यहाँ पर बारिश बहुत कम आ पाती है। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट एरियाज, जैसे लेह लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पर भी बहुत कम बारिश होती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड डेजर्टेड वाला एरिया है, ड्राई और कोल्ड एरिया है। देन मॉडरेट रेनफॉल वाले एरियाज हैं, ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो मॉडरेट बारिश वहां पे हल्की फुल्की होती है। स्नोफॉल एरियाज की बात करें तो स्नोफॉल ज्यादातर हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है। तो ये मैप आप याद रखना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। स्काई ब्लू में बहुत कम बारिश है, ऑरेंज वाले में ये रेन शेडो एरियाज हैं ये वाले, और जो लाइट ग्रीन में मॉडरेट रेनफॉल जो ऑल ओवर इंडिया में रहती है, येलो वाले में भी मॉडरेट रेनफॉल ही है, और ये जो पर्पल दिख रहा है आपको ये स्नोफॉल एरियाज है, ठीक है, यहाँ पर स्नोफॉल होती है जो हिमालयन एरियाज है।
सो मॉनसून रेनफॉल इज नॉट फिक्स्ड एवरी ईयर। अब हर साल बराबर बारिश हो ये भी फिक्स नहीं है, रेनफॉल बदलता रहता है बिकॉज ऑफ द मॉनसून। देखो रेनफॉल एरियाज ज्यादा चेंज होते हैं राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न घाट साइड में। सो वी कैन से रेनफॉल जो है इंडिया में वो अनइवन है, कहीं पर ज्यादा बारिश होती है कहीं पर कम होती है। सो स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर ऑफ मॉनसून विंड्स चेंज एवरी ईयर, हर साल बदलता रहता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ओशियनिक कंडीशन उसके हिसाब से होता है। अब जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर फ्लडिंग भी हो सकती है, जहां पर कम बारिश होगी वहां पर सूखा भी पड़ सकता है। सो दोनों चीजें आपको जो है दिमाग में रखनी है। क्लाइमेट चेंज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो हमारा प्लेनेट हमारा फ्यूचर है, मीनिंग क्लाइमेट चेंज का मतलब है लॉन्ग टर्म चेंजेस हमारे वेदर कंडीशंस में। जो हमारा अर्थ है ये देखो ये ओवर द ईयर हो रहा है, ये डिकेड्स में भी हो सकता है, सेंचुरीज में भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज एक फिनोमिना है जो हो रहा है, यानी स्लो एंड लॉन्ग टर्म चेंज हमारे अर्थ के क्लाइमेट में। वेदर क्या है, डेली बदलता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे बताया था आज का दिन रेनी है, ये वेदर है। क्लाइमेट क्या है, स्लोली चेंज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि अर्थ वार्म हो रहा है। सो वेदर डेली बदलता है बट जो क्लाइमेट है वो स्लोली चेंज होता है। अब क्लाइमेट चेंज में क्या है, आपका टेम्परेचर बदल रहा है, जैसे अर्थ अब हॉट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। रेनफॉल जो है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, विंड का पैटर्न चेंज हो रहा है, कहीं एक्सट्रीम वेदर रह रहा है, हीट वेव चल रही है तो कहीं स्टॉर्म्स हैं तो कहीं बाढ़ आ रखी है। सो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स एंड एक्सट्रीम वेदर। जब क्लाइमेट चेंज होगा ये सारी चीजें अफेक्ट होंगी। मेन कॉजेस क्या है क्लाइमेट चेंज के, सबसे पहला है जो हम बर्निंग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इससे हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं जो अर्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटोगे तो इससे ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो नुकसान होगा। इंडस्ट्रीज से जो गैस निकलती है, स्मोक निकलता है, वो भी प्रदूषण कर रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। अब इससे होगा क्या, क्लाइमेट चेंज होगा तो एक तो रेनफॉल कहीं इरेगुलर हो जाएगी, कहीं ज्यादा होगी तो कहीं कम होगी, तो इससे एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा, फूड का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, पीने का पानी कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। और प्लांट्स और एनिमल्स पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सो इससे लोग जो है प्लांट्स वगैरह को नुकसान पहुंचेगा, एनिमल्स इधर से उधर जाने लगेंगे, कुछ स्पीशीज तो भाई एंडेंजर्ड हो जाएंगी या कुछ तो गायब भी हो जाएंगी क्योंकि इससे नुकसान पहुंचेगा। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस है वो पिघलने लगेंगी पोलर एरियाज में। हाई टेम्परेचर से क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी जिससे सी लेवल बढ़ेगा, कोस्टल एरियाज में खतरा हो जाएगा भाई, सी लेवल बढ़ेगा तो छोटे छोटे आइलैंड डूब सकते हैं, मेल्टिंग से सी लेवल बढ़ता है। सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगेंगे, कभी स्टॉर्म्स, कभी फ्लड्स, कभी साइक्लोन्स, कभी हीट वेव्स। सो ये सब चीजें हो सकती हैं। सो क्लाइमेट चेंज इज रियल, लेट्स एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्लाइमेट अवेयरनेस का मतलब है हमें पता हो कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। सो इससे हमें क्या करना है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबको रोकना है, ठीक है। लोगों को अलर्ट करना है, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है इसके लिए। इसके अलावा जितने रिसोर्सेस हैं भाई सोच समझ के यूज करने हैं। जब आपको पता चल गया है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो नेचुरल रिसोर्सेज को सोच समझ कर यूज करो, जिससे कि हम पानी को बचा पाएंगे, फॉरेस्ट को बचा पाएंगे, एनर्जी को बचा पाएंगे। इसके लिए आप रिसाइकलिंग करो, चीजों को रिसाइकिल करो, रिड्यूस करो वेस्ट को और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो। सो क्लाइमेट अवेयरनेस हमें बताता है रिसोर्सेज को कैसे बचाना है। सो ये एक प्लान है एक अच्छे फ्यूचर के लिए। क्लाइमेट अवेयरनेस से मदद मिलती है भाई गवर्नमेंट्स को, कम्युनिटीज को, वो अच्छे प्लान बना पाएंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर पाओगे, ग्रीन बिल्डिंग्स आप बनाओ, क्लीन एनर्जी यूज करो, कार्बन पॉल्यूशन कम करो। सो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लाइफ हेल्दी होगी। सो क्लाइमेट अवेयरनेस से हम एक अच्छा फ्यूचर अपना आगे बना पाएंगे, लोगों को अलर्ट करना है, ठीक है। अब फ्लड्स क्या होती है, देखो बाढ़ आना, सो ज्यादा पानी आएगा तो डैमेज हो जाएगा। सो फ्लड कब होती है, जब पानी ज्यादा आ गया है और ये हैवी रेनफॉल की वजह से या रिवर्स के ओवरफ्लोइंग से होता है। सो टू मच वाटर जब कवर हो जाए तो वो फ्लड है। सो ये फ्लड्स कहाँ आती हैं, जो रिवर बेसिन वाले एरियाज हैं, रिवर्स के आसपास के एरिया, जो फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज में भी हो सकती है, जो लो लाइंग रीजन्स होते हैं वहां पर भी पानी कलेक्ट होता है तो वहां बाढ़ आ सकती है। और फ्लड्स की वजह से घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, रोड और ब्रिज टूट जाते हैं, लोग कई मारे जाते हैं, तो लॉस है लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी, ठीक है। तो हमें सेफ रहना है, फ्लड जहां पर भी फ्लड वाटर है वहां पर ड्राइव नहीं करनी है।
वेदर अपडेट सुनना है, इमरजेंसी किट रेडी रखनी है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो फ्लड्स कब होती है? जब हैवी रेनफॉल हो, कंटिन्यू रेनफॉल हो, ओवरफ्लो हो जाए कोई रिवर, या पानी को सडनली जब छोड़ दिया जाए तो इसकी वजह से भी आपकी फ्लडिंग हो सकती है। और जब पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज ही खराब है, सारा पानी बाहर आ गया, वाटर लॉगिंग हो रही है, इससे भी हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर पेड़ काटते रहोगे, तेजी से कंस्ट्रक्शन करोगे फ्लड प्रोन एरियाज में, तो फ्लड तो आएगी आएगी, बाढ़ तो आएगी आएगी। ठीक है। फ्लड्स इन इंडिया, तो ज्यादातर फ्लड्स मॉनसून के टाइम आती हैं, बारिश के टाइम। ठीक है। मॉनसून रेन्स जब होती है ना, तो उससे बहुत जगह है इंडिया की जहां पर फ्लडिंग होती है। सो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बहुत बाढ़ आती है भाई इंडिया में। और अगर मैं आपको बताऊं, जो कुछ रिवर बेसिन है, एक तो गंगा बेसिन है और ब्रह्मपुत्र बेसिन है, गोदावरी बेसिन है, यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। और लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इससे इंपैक्ट होता है। ठीक है, हर साल। सो फ्लड्स तो भाई आती हैं इंडिया में, ये मानना पड़ेगा। अब फ्लड्स की वजह से क्या होगा? सीरियस डैमेज होगा। जो आपकी क्रॉप्स हैं, आपके घर हैं, रोड हैं, ब्रिजेस हैं, ये सारा नुकसान होगा। फार्मर्स को नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा। और आपके जो तेजी से आने वाला फ्लड वाटर है वो इंसानों की जान ले सकता है, एनिमल्स मर सकते हैं, आप होमलेस हो सकते हो। ठीक है। सो ज्यादातर फैमिलीज फिर उस एरिया को छोड़कर चली जाती है। और बीमारियां फैल सकती हैं, गंदा पानी आ सकता है, उसमें मलेरिया, डेंगू और कोलरा, डायरिया, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्ट हो सकता है, चाहे रोड हो, रेलवे ट्रैक हो, सब रुक सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और फ्लड्स क्या है? अपने साथ कुछ डिपॉजिट लाती हैं। ठीक है। कुछ फर्टाइल मिट्टी जब पानी बह के आता है तो वो साथ में आता है, तो ये मिट्टी जब जमा होती है ना उस जगह पर, वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है। लेकिन सॉइल इरोजन भी हो सकता है फ्लड्स की वजह से। ठीक है। और इससे क्या होता है? रिवर्स का कोर्स भी चेंज हो सकता है। सो फ्लड्स, अगर बाढ़ आती है अपने साथ मिट्टी लाती है और वो बाढ़ शांत होगी ना, तो वो मिट्टी जहां पर जमा करेगी वो फ्लड प्लेन बन जाएगा, वो एरिया फर्टाइल हो जाएगा। फ्लड मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस, तो देखो फ्लड मैनेजमेंट क्या है? जो फ्लड का डैमेज है उसको कम करने के लिए, सेफ रहने के लिए है। फ्लड मैनेजमेंट से आप लोगों को बचाना चाहते हो, प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हो, एनवायरमेंट को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फ्लड कंट्रोल मेजर्स लेने हैं ताकि लॉस कम से कम हो। डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, रिजर्वर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इसको इंप्रूव करना होगा। लोग बचेंगे, प्रॉपर्टी बचेगी, क्रॉप्स बचेंगी, अगर ये चीजें इंप्रूव होंगी। फिर है प्लानिंग सेटलमेंट्स वाइजली। सो लोग जो है ना, उनको फ्लड प्रोन एरियाज में घर नहीं बनाने हैं, अच्छी प्लानिंग करनी है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, अर्बन प्लानिंग सही हो, सेफ लैंड यूज, लैंड का यूज सेफ तरीके से करो, तो रिस्क कम से कम होगा बाढ़ आने का। ठीक है। इंप्रूविंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, सो आपको रेडी रहना है। ठीक है। बाढ़ आने से पहले वेदर अलर्ट आपको सुनने हैं, कैसे इवैक्यूएट करना है, वहां से खाली करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए जो पूरी ट्रेंड हो, ड्रिल्स देनी चाहिए आपको, है ना, एक प्रैक्टिस के लिए। सो इससे क्या होगा? आप सेफ रह पाओगे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जान बची रहेगी, लॉस कम होगा, एनवायरमेंट बचेगा, डिजास्टर का रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा, लोग कम मरेंगे, प्रॉपर्टी कम नुकसान होगा। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो पॉल्यूशन हम करते हैं तो प्लेनेट को हम अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ CO2 और अदर हार्मफुल गैसेस आप निकाल रहे हो ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज से। इससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो ये पॉल्यूशन हमारी डेली एक्टिविटीज से होता है। सबसे पहले एनर्जी यूज, ज्यादा एनर्जी यूज करोगे कोयले से, पेट्रोल से, तो इससे कार्बन एमिशन बढ़ेगा, यानी कार्बन के फुटप्रिंट आप बढ़ा रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन है, कार, बस, ट्रक, एयरप्लेन यूज कर रहे हो, फ्यूल यूज होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, कुकिंग के लिए गैस यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, वेस्ट ज्यादा क्रिएट कर रहे हो, ज्यादा सामान खरीद रहे हो अननेसेसरी, तो इससे भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। सो हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा ताकि एक बेटर टुमारो हमें कल मिल पाए। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करो, पानी है, फूड है, मटेरियल्स है, उसको वेस्ट मत करो। ठीक है। इससे क्या होगा कि एनर्जी यूज सही से आप कर पाओगे। सो जो जरूरत है वही चीज करो, CO2 भी इससे कम निकलेगा। और एनर्जी बचाओ, लाइट ऑफ कर दो जरूरत में नहीं है तो, अप्लायंसेस बंद कर दो, एनर्जी सेविंग डिवाइस यूज करो, सोलर एनर्जी का यूज करो। सो इन सब चीजों से क्या होगा? हमारा कल का फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है। और इको फ्रेंडली चीजें करो, है ना। अब आप क्या कर सकते हो? रिसाइकलिंग करो, अगर कोई चीज पुरानी हो गई है दोबारा से उसका कुछ बना दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, ट्रीज प्लांट करो,
प्लास्टिक का यूज कम से कम करो, इको फ्रेंडली रहोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। और 3 R होते हैं, यानी कि इसमें क्या है, आप आइटम्स को यूज आइटम्स अगेन इंस्टेड ऑफ, उसको फेंको मत, यूज कर लो दोबारा से, यूज इट अगेन। आप सबसे पहले तो रीयूज कर लो या रिड्यूस, आप कम चीजें यूज करो जिससे कि वेस्ट कम होगा, और रिसाइकल, जो वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ नया सामान बना दो, तो इससे क्या होगा कि उसका यूज आ जाएगा। बी अवेयर, सिंगापुर वॉज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन टैक्स। सो ये एक टैक्स है, अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है तो ये सिंगापुर में टैक्स लगता है। ये जनवरी 1 2019 को स्टार्ट हुआ था, और मेनली जो मेजर इंडस्ट्रियल एमिटर्स हैं, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उन पर ये टैक्स लगता है। So thanks for watching the lecture, students. Please comment your feedback. I will be waiting for you. Thank you.